नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब गोल्ड की 10 ग्राम की प्राइस इंडिया में 51,960 रुपये को छू चुकी है। आज से कुछ दिन पहले गोल्ड की प्राइस 56,000 रुपये को छू चुकी थी। अभी तो जब भी अनलॉक का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो गोल्ड के प्राइस थे वो थोड़े कम हुए। अब इसका जो मेन रीज़न था कि क्यों गोल्ड के प्राइस इतने बढ़े, वो कारण था दोस्तों क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट था वो डाउन चल रहा था। कंपनीज नेगेटिव ग्रोथ में चले गई थी। तो दोस्तों आज यही बात करेंगे कि कैसे गोल्ड की प्राइस अप डाउन होती है, इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड की प्राइस के बढ़ने चढ़ने के क्या कारण होते हैं, और ये भी जानेंगे कि रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है ना, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, और ऐसे रिसेशन के टाइम में क्यों गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं कि किस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। देखो, तो पहले ये जान लो कि जो गोल्ड रिजर्व जो होता है किसी कंट्री का, उसको मैनेज उस कंट्री की सेंट्रल बैंक्स करती है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो गोल्ड रिजर्व का स्टोरेज होता है उसको कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स ही मैनेज करती है। अब क्योंकि जो आरबीआई है उसको भी अपने पास पैसे रखने होते हैं, जैसे हमारे डोमेस्टिक बैंक्स हो गए हैं ना, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब। तो ये जो आरबीआई है वो गोल्ड के साथ साथ पैसों को भी रिजर्व करके रखती है, जैसे रुपीस हो गया, डॉलर, यूरो, ये सब। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों आरबीआई बाहर की करेंसीज भी रखती है। तो दोस्तों आरबीआई इसलिए बाहर की करेंसीज भी रखती है क्योंकि जब भारत को बाहर के देशों से कुछ मंगवाना रहता है या कुछ खरीदना रहता है तो वो कंट्री रुपीस में थोड़ी बेचेगी भारत को। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड करेंसी है उसी से वो बेचना चाहेगी, जैसे कि डॉलर हो गया है ना। तो ये सब करेंसी हो गए। गोल्ड रिजर्व हो गया, जो टोटल एसेट्स हो गए बैंक के, उसको कंट्री की सेंट्रल बैंक ही रखती है अपने पास। तो दोस्तों जितनी एसेट्स की टोटल वैल्यू होती है ना, आरबीआई या फिर भारत के सेंट्रल बैंक के पास ही रखती है। उस वैल्यू को या उस टोटल रिजर्व जो अमाउंट जो वैल्यू जो आरबीआई रखती है या कंट्री की सेंट्रल बैंक रखती है, उसे उस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस किस कंट्री के पास कितना कितना फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये अगस्त का डेटा है 2020 का। इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो उसमें सबसे पहले चाइना आता है, करीब 3 ट्रिलियन है इसका फॉरेक्स रिजर्व। फिर आता है जापान, फिर स्विट्जरलैंड और फिर भारत। भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व 535 बिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मोस्टली होता क्या है कि जो कंट्री है ना गुड्स बाहर के देशों में इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, मतलब जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है उस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर जिस कंट्री का सरप्लस ज्यादा होता है उस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व भी ज्यादा होता है। अब सरप्लस मतलब अब आप एक्सपोर्ट के टोटल अमाउंट से इंपोर्ट के टोटल अमाउंट को जब घटाते हो तो जो आपका पॉजिटिव में वैल्यू दिखेगा, मतलब अगर कंट्री 10 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट करती है और 6 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट करती है, तो जब आप एक्सपोर्ट जो कि 10 बिलियन डॉलर है उसमें से इंपोर्ट जो कि 6 बिलियन डॉलर है उसको घटाओगे तो इसका 4 बिलियन डॉलर का सरप्लस आता है। और वही अगर इसको उल्टा कर दो कि एक्सपोर्ट कंट्री 6 बिलियन का कर रहा है और इंपोर्ट 10 बिलियन का कर रहा है, तो ये सरप्लस नहीं ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। अब जब भी आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ट्रेड से नुकसान हो रहा है या फिर सामने वाले को फायदा ज्यादा हो रहा है। और सरप्लस हो तो आपको नुकसान नहीं, ट्रेड से बेनिफिट हो रहा है। तो वहाँ वही यहाँ भी है कि जब कंट्री ज्यादा गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करेगी या बेचेगी तो उसके पास पैसे आएंगे और उसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उसका फॉरेक्स रिजर्व 3 ट्रिलियन का है। फिर जापान एक्सपोर्ट करता है, फिर फिफ्थ में हमारा भारत। तो ये भारत का जो 535 बिलियन डॉलर जो है उसमें भारत का गोल्ड रिजर्व भी इंक्लूड है। करीब एक 490 बिलियन डॉलर के कैश रिजर्व है आरबीआई के पास और 40 बिलियन डॉलर के करीब गोल्ड रिजर्व है भारत के। ये 2019-20 का डेटा है। अब बाकी कंट्रीज की बात भी कर लेते हैं। देखो, ये इसमें देखो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए रखता है अपने पास उसके सेंट्रल बैंक में, है ना। जैसे हमारे में आरबीआई है वैसे अमेरिका का भी सेंट्रल बैंक है। करीब 8,000 टन के करीब है यूएसए के पास। फिर जर्मनी 3,300 टन के करीब। फिर इटली, फ्रांस, रूस, चाइना। फिर ठीक है। फिर 90 नंबर पर भारत का नंबर दिखेगा आपको, 618 टन था 2019 में भारत का गोल्ड रिजर्व। देखो, तो अगर सबसे ज्यादा गोल्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, करीब 400 टन के ऊपर प्रोड्यूस हुआ था गोल्ड चाइना से 2019 में। फिर ऑस्ट्रेलिया 250 टन के साथ, फिर तीसरे नंबर पे 235 टन के साथ यूएसए, और फिर बाकी की कंट्रीज। अब आप इसमें शायद इंडिया को ढूंढ रहे होगे, तो ये देखो यहाँ आप इंडिया की गोल्ड प्रोडक्शन देख सकते हो 2019 में 1.36 टन, मतलब 1300 किलो के करीब। अब इसमें इंडिया का दोष नहीं है, यहाँ रॉ गोल्ड मिलता ही नहीं है ना। अरे गोल्ड की माइनिंग करनी होती है ना, तो रॉ गोल्ड के रिजर्व है नहीं इंडिया में। इंडिया सारे गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करवाता है। तो अब इतना जान गए, बढ़िया। अब जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करते हैं। देखो,
सबसे पहले तो ये जान लो, किसी कंट्री में गोल्ड की प्राइस एक बेहतरीन इंडिकेटर होती है उस कंट्री के इकोनॉमी के बारे में जानने में। क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो समझ सकते हो कि कंट्री की इकोनॉमी सही परफॉर्म नहीं कर रही है। और अगर गोल्ड की प्राइस लो है, कम है, तो समझ सकते हो कि कंट्री की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो देखो, जो सबसे पहला कारण आता है कि गोल्ड के प्राइस कैसे अप डाउन होते हैं, वो होता है रिसेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि अभी चल रहा है रिसेंट में। तो ये रिसेशन क्या होता है, देखो, जब किसी कंट्री की इकोनॉमी पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने के सेट है ना, तो जब पिछले 2 क्वार्टर में कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में रहती है, एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, एवरेज इनकम कम हो जाती है, तब हम उस टाइम पीरियड को रिसेशन कहते हैं, है ना। और अगर मान लो कि किसी कंट्री में रिसेशन 2 साल के ऊपर चलता है, मतलब 2 साल तक कंट्री की ग्रोथ नेगेटिव में होती है या उसकी ग्रोथ 10% तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तो देखो, होता क्या है कि जब रिसेशन आता है, जैसे अभी आया है ना, तो इसमें जो स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्रैश कर जाता है, कंपनी डूबने लगती है। तो जो उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को वहां से हटाकर गोल्ड में उस पैसे को इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनली बहुत बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्राइस अप हो जाता है, जैसा कि आपने अभी कुछ महीनों में देखा। इसमें आप देख भी सकते हो कि ये कुछ महीने का डेटा है गोल्ड प्राइस का। तो यहाँ आप साफ देख सकते हो, मार्च महीने में देखो, जब लॉकडाउन कंप्लीट लगा नहीं था तो गोल्ड की प्राइस नॉर्मल थी, है ना, जो पहले से चली आ रही थी। फिर जैसे ही लॉकडाउन लगा, मार्केट क्रैश हुआ, फिर इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में निवेश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जुलाई महीने आते आते गोल्ड के प्राइस में तेजी से उछाल देखने को मिला। क्योंकि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही थी, जिससे स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश कर रहा था। इसकी वजह से इन्वेस्टर ने अपने सारे पैसे गोल्ड में लगा दिए, क्योंकि दोस्तों गोल्ड एक सेफ स्टफ है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टेबल होती है इसकी वैल्यू। तो ये काफ़ी मेजर रीज़न है गोल्ड के प्राइसिंग का। अब जो दूसरा कारण है वो है कि जब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई हो गया, जब कंट्रीज की सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने लगती है, जैसा कि इंडिया हो गया। अब इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व 620 टन के करीब है। अब इंडिया बोलेगा कि हमारे पास अभी पैसा है, अभी हमको 1000 टन गोल्ड खरीदना है बाहर के मार्केट से। तो इंडिया के इतने बल्क में गोल्ड खरीदने की वजह से गोल्ड की जो क्वांटिटी है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम पड़ जाएगी पूरे मार्केट से, जिससे फिर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस इससे बढ़ सकती है, जो कि एक और बड़ा कारण है। और एक और कारण भारत में गोल्ड के प्राइस के बढ़ने का ये भी है कि जब कभी भी रुपीस डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ता है और भारत सरकार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना चाहती है, बढ़ाती है, तो इससे आरबीआई को रुपीस के कमजोर होने की वजह से डॉलर में पे ज्यादा करने पड़ते हैं, है ना, गोल्ड खरीदने के लिए। जिससे भारत को अपने अंदर के मार्केट को बैलेंस करने के लिए गोल्ड के प्राइस को बढ़ाना पड़ता है अपने डोमेस्टिक मार्केट में, जिससे जो आरबीआई ने एक्स्ट्रा खर्च करके जो गोल्ड खरीदा बाहर से, उसकी भरपाई यहाँ अंदर भारत के अंदर हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जब बैंक का जो इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप इकोनॉमिक्स में ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो जब बैंक का इन्वेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, तो कस्टमर गोल्ड्स बैंक में देकर उसके बदले कैश ले जाते हैं, जिससे रिजर्व जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट हो रहे हैं ना बैंक में। लेकिन वही जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड की डिपॉजिट घट जाती है, जिससे रिजर्व भी घटने लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है। वैसे ये कंट्री के अंदर के लिए ही बताया मैंने, ठीक है इसे। अब इस लिस्ट में देखो, यहाँ सबसे ज्यादा गोल्ड के जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बारे में दिया हुआ है। तो जो सबसे बड़ी गोल्ड की कंजप्शन वाली जो कंट्री है वो चाइना है, करीब 900 टन की भी ऊपर है इसका, है ना। फिर जो दूसरे नंबर में आते हैं वो एज यूजुअल इंडिया है। तो जब इतने ज्यादा गोल्ड कंजप्शन वाली कंट्रीज में जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है ना, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ना भी तय रहता है। आप भारत के ही त्योहार दिवाली को ले लीजिए। दिवाली के वक्त की डिमांड, जो गोल्ड की जो डिमांड रहती है वो आसान आसमान को छूने लगती है भारत में, जिससे गोल्ड के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो गोल्ड की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी गोल्ड यूज होता है। तो जब वहां भी डिमांड बढ़ती है तो उससे भी गोल्ड की प्राइस निर्धारित होती है। देखो, और एक और जो मेन फैक्टर आता है वो है गोल्ड की प्रोडक्शन रेट। देखो, जब गोल्ड की माइनिंग की जाती है ना और इसे रॉ गोल्ड को निकाला जाता है जमीन के पहले लेयर से, तो उस लेयर में रॉ गोल्ड खत्म हो जाता है। फिर से उसे खोदा जाता है ना, फिर से उसकी माइनिंग की जाती है। फिर देखा जाता है कि रॉ गोल्ड कितना है वहां। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पूरी माइनिंग प्लांट उन्हें वहां से ट्रांसफर करके दूसरे रॉ गोल्ड रिजर्व की खोज करनी पड़ती है।
अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गोल्ड की सप्लाई उससे कम पड़ जाती है। और अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ती रही पहले के जैसे, तो उससे फिर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि इधर गोल्ड का प्रोडक्शन है नहीं लेकिन मांग तो बढ़ रही है ना, तो इससे प्राइस बढ़ता ही है। देखो, तो जो भी क्राइसिस इंटरनेशनल मार्केट में होता है उससे भारत को भी गोल्ड के प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। और जब डॉलर की वैल्यू भी गिरती है तो इससे भी गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ जाती है, और डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाती है इंटरनेशनली। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो सारा खेल जो है वो डिमांड का है। अगर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी स्टेबल है अभी के टाइम, तो है ना, और ये वैल्यूएबल भी काफ़ी है। तो ये एक टाइप से सेफ हाउस होता है, चाहे आप कस्टमर ले लो या इन्वेस्टर, सभी के लिए एक ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और जब कभी भी कुछ ग्लोबल या डोमेस्टिक क्राइसिस आता है तब ये और बढ़ जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी और डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी जमीन के ऊपर लेयर जो है वहां से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा चुका रहेगा, तो इंजीनियर्स को अब और भी गहराई में इसकी माइनिंग करनी पड़ेगी। तो बाद में गोल्ड की प्राइस तो बढ़ने वाली ही है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर जो गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।